नमस्कार डॉक्टर राजेश लेखी साहब। आप सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि ये कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से आम जनता परेशान है, सरकार भी मदद करने की कोशिश कर रही है, एनजीओ और समाज सेवी के लोग भी लगे हैं। आप बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। आप इस वक्त कोरोना काल में मरीजों के और समाज के लोगों की किस तरह से सेवा कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, मैंने एक कोरोना काल के लिए जी एक हेल्पलाइन शुरू की है, डॉक्टर लेखी हेल्पलाइन कोरोना की। जी उसका नंबर है 9826013525, जी 13525, जिससे आपकी और हमारी बात हो रही है। जी ठीक है। तो मैंने लोगों को फ्री कंसल्टेशन में देता हूँ। जी जिसको पूरे इंडिया में किसी को कुछ भी सूचना चाहिए, जी कोरोना के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में, जी और किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, जी उसके बारे में अगर किसी को कोई भी सूचना चाहिए जी तो मेरी टीम उनको सूचना देती है। डाटाबेस हमारे पास है। जी हम सब कुछ दे सकते हैं कि इंदौर में कितने हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं जी और कौन से शहर में कौन से बेड खाली हैं। जी हम सारी सूचना दे सकते हैं, जो कि सरकार भी देती है अपने लेवल पे, जी लेकिन हम दे रहे हैं लोगों को। और लोग हमसे कोरोना हेल्पलाइन पे नंबर जो मैंने आपको बताया जी है, इस पे हमें फोन करके और हमसे सारी जानकारी ले रहे हैं। जी ये तो एक हुई। तो ये हो गया। जी आगे बढ़ो। और दूसरा, हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी भरमार है। जी हम ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जी क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जी तो मैंने जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का अपने पास में अंबार कर दिया खड़ा। जी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लिए हैं, जी जिसमें बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं जो कि जंबो कहलाते हैं। जी बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर आप कितने पैसे में देते हैं मरीजों को? देखिए, मैं पैसों की किसी से बात नहीं करता हूँ। जी मुझे तो सिर्फ जिंदा रखना है लोगों को। जी बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई मतलब नहीं है, जितने पैसे दे दें ठीक है, नहीं दे तो तुम्हारा भला, और दे दो तो तुम्हारा भला। जी ठीक है। क्योंकि मैं लोगों को मरने तो दूंगा नहीं भैया। बिल्कुल ठीक है। छोटा अस्पताल है मेरा, तो मैं सिर्फ 11 आईसीयू के बेड है मेरे पास, 11। जी तो मैं 11 बेड के अलावा अगर किसी को भी ऑक्सीजन चाहिए तो मैं उसको गाड़ी में ऑक्सीजन लगा देता हूँ बहुत सही। और एम्बुलेंस में लगा देता हूँ। मैं कोई परवाह नहीं करता किसी की भी। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पे आया हुआ आदमी मरे नहीं। अच्छा अभी किसी आपने भी कोरोना काल में लगभग कितने लोगों को सीधे तौर पर अपने अस्पताल और अपने संसाधन से राहत पहुंचाने का काम किया है? आप ये मान के चले कि मेरे पास में रोज 100 मरीज के करीब मेरे पास में डेली का जी जो इनपुट है वो करीब 100 से 150 मरीज रोज के हैं। अच्छा 100 से 150 मरीज तो आप डायरेक्ट देख लेते हैं और बाकी हजारों लोगों डायरेक्ट को देख आप लेते कंसल्टेंसी हैं। देते हैं। और बाकी जो मरीज होते हैं जी उनको जो है वो टेलीफोनिक में मेरे पास करीब 500 लोगों के फोन रोज आते हैं। जी मेरी हेल्पलाइन पे 500 लोगों के फोन आते हैं। उनको मैं इसको कहते हैं ना कि उनको सही सलाह देता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप अस्पताल जाओ, भर्ती हो, आपकी तो वाट लग गई है, आपका तो रिपोर्ट खराब है। नहीं,
हम तो ये कहते हैं कि आप अपने घर में रहो और अपने घर के अंदर आइसोलेट होके और अपना ट्रीटमेंट करो और डॉक्टर से सलाह लो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, बहुत से नर्सिंग होम, अस्पताल और डॉक्टर लोग इस वक्त मरीजों की मजबूरी का और एक जो पैनिक फैला हुआ है इसका लाभ उठाते हुए एक दहशतज़दा माहौल कर रहे हैं उनके बारे जी। देखो, केवल डॉक्टर नहीं है, ये जो मरीजों का जो फायदा उठा रहा है ना जी ये डॉक्टर नहीं उठा रहा है, ये उठा रहा है कारपोरेट हॉस्पिटल। जी सही कह रहे हैं। समझने की कोशिश करें, जैसे कि अभी हमारे इंदौर में अपोलो CHL है जी, अपोलो हॉस्पिटल राजश्री है, जी सेल्वी है, सिनर्जी है, जी ऐसे बड़े बड़े हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। जी ये हॉस्पिटल लोगों को जबरदस्ती भर्ती करके जी और जबरदस्ती लोगों को जो है वो पैसे वसूल रहे हैं जी और एक और काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी। कि जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी बात लगा रहे हैं तबीयत से, उनको ICCU में डाल रहे हैं जबरदस्ती, जी उनको ICCU के पैसे ले रहे हैं, उनसे जो है वो दवाइयों के पैसे ले रहे हैं और इनके कनेक्शन ऐसे हैं जी कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो है जी एक कांटेक्ट नंबर देते हैं और वो कांटेक्ट नंबर पे इनका कमीशन बंधा हुआ रहता है जी और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ये लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। और अभी क्या हो गया है जी कि ब्लैक फंगस हो गया है, 9,000 मरीज हैं अभी इंडिया में। जी और ये जो ब्लैक फंगस हो गया है जी उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो दवाई चाहिए, जी जो 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 दवाई अभी चाहिए जी काय के लिए, ये ब्लैक फंगस के लिए, जी वो दवाई अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं सारे। जी इन्होंने ना ऐसा कुकर्म किया है कि डॉक्टर, अस्पताल और फार्मासिस्ट ये सब लोगों ने एक सिंडिकेट बना लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये सरकार कुछ दखल अंदाजी नहीं कर रही है कि सरकार के मंत्री और विधायक और अधिकारी भी इसमें मिले हैं? देखिए, ये जो सरकार जो कर रही है ना वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कानून जो कहता है वो ये कहता है कि जब तक कोई चीज की ऑथेंटिसिटी डिक्लेयर नहीं होती है तब तक उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है जी। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो ये लोग हैं जो सिंडिकेट बन गया है जी। देखिए, सिंडिकेट किसने बनाया है? जी सिंडिकेट बनाया है कारपोरेट हॉस्पिटलों ने। जी बिल्कुल ठीक है। जो छोटे हॉस्पिटल है ना उनका सिंडिकेट नहीं है, सिंडिकेट है बड़े हॉस्पिटलों। बिल्कुल सही है। तो बड़े हॉस्पिटलों ने एक सिंडिकेट बनाया कि उन्होंने क्या करा कि जो दवाइयाँ लोगों को चाहिए, जो लोग इनके अस्पतालों में भर्ती है जी उनको दवाई के लिए ये जो बता रहे हैं कि आप इससे बात कर लो, आप उससे बात कर लो, जी तो आपको जो है वो ये इंजेक्शन मिल जाएगा, जी आपको ये दवाई मिल जाएगी। तो ये जो इन्होंने सिंडिकेट बनाया है ये सिंडिकेट बहुत पैसे कमा रहा है जी और जो बड़े हॉस्पिटल है कारपोरेट के यही कमा रहे हैं। जी। बाकी छोटे हॉस्पिटलों में तो इतना दम है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, कोरोना में आप जी एक जो है हम सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये कोरोना के माहौल में आम मरीजों को आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या हिदायत देंगे? पहले तो ये बताइए, फिर ब्लैक फंगस पे बात करेंगे। पहले ये मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे, क्योंकि मैं
या कोई भी डॉक्टर इंडिया का जी आईसीएमआर का जो प्रोटोकॉल है, जी आईसीएमआर ने प्रोटोकॉल डिक्लेयर किया हुआ है जी कि हर डॉक्टर, हर अस्पताल जी और हर व्यक्ति जी आईसीएमआर के प्रोटोकॉल से चलेगा। अब आईसीएमआर का प्रोटोकॉल क्या है? जी उसने 3 प्रोटोकॉल दिए। पहला प्रोटोकॉल दिया माइल्ड केस। जी तो भैया माइल्ड केस जो है उसमें तो सर्दी, खांसी, बुखार बस यही आएगा ना। तो ऐसे मरीज को जी जो दवाइयाँ देनी है वो जी आईसीएमआर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कि भैया आइवरमेक्टिन दे दो, एबीफ्लू दे दो, ठीक है, डॉक्सी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये उन्होंने प्रोटोकॉल बना कर रखा है। ठीक है। तो उसको जो भर्ती करना, ये जो बड़े अस्पताल है ये क्या कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं साले। ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपका कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया जी तो आपकी वाट लगा देंगे, ये बोलेंगे भर्ती हो जाओ। अच्छा, ये आईसीएमआर के जो आप 3 पॉइंट बता रहे थे प्रोटोकॉल का, पहला तो आपने बता दिया। दूसरा प्रोटोकॉल है, दूसरा प्रोटोकॉल है मॉडरेट। जी पहला हो गया माइल्ड जी और दूसरा हो गया मॉडरेट। जी मॉडरेट में क्या है कि आपको थोड़ी सांस चलेगी जी और वही सर्दी, खांसी, बुखार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आपको थोड़ी सांस चलेगी। जी तो वो हो गया मॉडरेट केस। जी और उसके बाद होता है सीवियर केस, जिसके अंदर की आपको आपका जो सांस इतनी ज्यादा चलने लगती है और जो SpO2 है वो बहुत गिर जाता है, 90 से नीचे चला जाता जी, है। जी। उनको जो है वो आईसीयू जी की जरूरत पड़ती है। तो और इसमें सर moderate एक में चीज क्या होता है? मैं समझ गया इसमें तीनों कैटेगरी में जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो मरीज को फर्स्ट कैटेगरी में होते हुए भी एडमिट कर लेते हैं, दहशत पैदा करके। जबरदस्ती। जी इसलिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी कि इन लोगों ने जो बदतमीजी की है जी कि ये ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं जी जिनको जरूरत नहीं है अस्पताल में भर्ती करने की। जी। श्रीमान जी, जी भाई माइल्ड को और मॉडरेट को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जी। तो उनको जो भर्ती कर लेते हैं माइल्ड को। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है, अच्छा इससे एक सवाल निकलता है कि जो 2 श्रेणी शुरू की हैं, इन श्रेणी के मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में उनको भर्ती कर लेते हैं। तो फिर तीसरी श्रेणी, इसमें तीसरी श्रेणी वाले के लिए जिसको बहुत जरूरत है बेड की, फिर उसको बेड नहीं मिल पाता होगा। ये भी एक उनको बेड नहीं मिल रहा है, जी। उनको बेड नहीं मिल रहा है। जो जी। देखो मेरी बात सुनो आप भाई साहब, जी कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, जी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आ गया भाई साहब, जी तो आपको हॉस्पिटल का बेड मिलना चाहिए ना। 90 से कम आ गया तो जी जब आईसीएमआर ने लिखा है कि भाई 90 से कम आ जाएगा तो आपको बेड मिलना चाहिए, तो आपको बेड नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जी जिसका जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो 92, 94 है, 95 है, जी लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसकी बात लगा के रखी है इनने। जी। कर दिया बहुत। तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से कोरोना के पेशेंट को मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जी जो माइल्ड केसेस है उनको भर्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी और जो माइल्ड केसेस है इनको जो है ना
घर पे आइसोलेट करके जी और इनका ट्रीटमेंट घर पर होना चाहिए। जी इनको अस्पताल में एक भी बेड नहीं मिलना चाहिए जी माइल्ड वालों को। जी और जो मॉडरेट वाले हैं, जी मॉडरेट में भी अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है जी तो उनको भर्ती किया जाए और केवल ऑक्सीजन बेड दिया जाए, उनको आईसीयू में नहीं रखा जाए। जी और जो सीवियर केसेस हैं जिसमें जी। कि 90 से नीचे अगर आ गया ऑक्सीजन लेवल, जी और जिनको कि बहुत ज्यादा सीटी स्कैन में जिनको इन्फिल्ट्रेशन 50% से ज्यादा हो गया, जी उन लोगों को आप आईसीयू में रखो। जी और आईसीयू में रख के उनको आप रेमडेसिविर भी अगर देते हो तो ठीक है। जी लेकिन मैं तो कहता हूँ, मेरा जो ज्ञान है जी वो ज्यादा बड़ा नहीं है। जी मेरा ज्ञान इतना है कि मेरे को तो WHO ने बोला है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्यों लगाऊं रेमडेसिविर। आप जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और मतलब बताइए, आप क्या कर रहे हो जी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा के लोगों को मार रहे हो। जी क्यों मर रहे हैं लोग रेमडेसिविर से, मालूम है आपको? क्यों? रेमडेसिविर से इसलिए मर रहे हैं कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। जी अब वो जब अंदर शरीर में जाएगी तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट होंगे, जी उसके कारण जो है वो मरीज मर जाएगा। कोरोना से नहीं मर रहा है, जी। ये ध्यान रखिए आप। रेमडेसिविर के कारण मर रहा है। तो डॉक्टर लेकी साहब ये चीज जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज है, देश के नागरिकों की जान से खिलवाड़ हो रहा है उस इंजेक्शन में बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो इस पे आपने मध्य प्रदेश सरकार से खास तौर से लिखित में या टेलीफोनिक कुछ आपने इसको जो है उनके संज्ञान में लाए, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के? भाई साहब एक बात बोलूँ आपको, जी एक बात बोलूँ, जी ये मुख्यमंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री, ये सरकार, अरे क्या सुनेगी हमारी यार। बताइए। हमारे पास तो ये हम तो लाश उठा उठा के थक गए हैं। जी ठीक है, तो हम तो लाशें उठाए जी कि तुमको हम बोले कि तुम क्या करो, जी। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो अच्छा आपसे सब के सब जो है ना ऐसे हो गए हैं, जिसको बोलते हैं ना कि ये लोगों ने वाट लगा दी है हमारे लोगों की, और हमें रोना आ रहा है भाई साहब। हम रोते हैं जब देखते हैं कि हमारे सामने मरीज मर जाता है, तो हमारा दिल फूट फूट के रोता है, क्योंकि हमें अपने डॉक्टर होने पे जी बहुत तकलीफ होती है कि साला हम कैसे डॉक्टर है कि हम किसी की जान नहीं बचा पाए। ठीक है, लोग हमारे सामने मर गए और सरकार तो क्या, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी कोरोना का तो कहर जारी है, ये हाँ, जो ब्लैक फंगस की बीमारी है इसके बारे में बताएं, क्या लक्षण हैं और नागरिक और देशवासी क्या कैसे है इससे निपटे? कि ब्लैक फंगस जो है वो कोई बहुत नई चीज नहीं है। जी ब्लैक फंगस या फंगस इन्फेक्शन, ठीक है, जी ये हर व्यक्ति को हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने अंडरवियर पहना, जी गीला अंडरवियर पहना जी या कुछ करे तो आपकी जांघों के साइड में वो फंगस हो जाता है। जी ऐसे ही जो है ये ब्लैक फंगस भी है। ये ब्लैक फंगस उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जी उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। जी तो जब उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है जी। तो ब्लैक फंगस ने उनको पकड़ लिया। तो ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? अरे कोई क्या बताएं आपको, सब टेलीविजन पे सब जगह उसके लक्षण सारे आपको मिल जाएंगे कि भैया आंखों में तकलीफ, आंखों में जलन, आंखों में रेडनेस, आंखों में प्रॉब्लम, उसके बाद में मतलब कि आँख की आंखें खराब,
ऐसा फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, जी इस वजह से आपको ब्लैक फंगस जो है पकड़ रहा है। जी अब उसने पकड़ना शुरू किया तो हमारे देश में अभी तक 2000 केस पॉजिटिव हो गए। आज की जो न्यूज है वो जी है 9000 केस की। जी अभी मेरे को नहीं मालूम कि 9000 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, जी लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि 2000 केस जो है वो इसके हो गए हैं, जी इसके ब्लैक फंगस के। जी अब ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, जी देखिए कोई सा भी फंगस हो, जी फंगस मतलब कि फंगल इन्फेक्शन। जी फंगल इन्फेक्शन होता है नमी से, जी पानी से, जी ठीक है। जी अब अगर आप अपनी आपके घर की जो टंकी है, जी आपके घर में पानी आता है कहाँ से? टंकी में से आता है। जी अब उस टंकी के अंदर जो है वो फंगस है, जी ठीक है। जी तो आपको उसके अंदर केमिनोफोर डालना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए जी और टंकी को साफ करना चाहिए और पानी जो है जी वो सही आपको यूज करना चाहिए। अब आप साला फंगस के पानी से अपना मुंह धो लोगे जी तो आंखों में तो चला जाएगा भाई साहब, जी आपको फंगस तो हो ही जाएगा। जी तो इसलिए क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके घर की टंकी में जी आप केमिनोफोर डालिए, जी पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर डालिए, लाल दवाई जिसको बोलते हैं जी वो डालो आप, जी ताकि उससे से फंगस खत्म हो जाए। जी फिर आप जो है वो जो आपके घर में आरओ लगा है जी तो आप आरओ का पानी यूज करो ना। आप अपना मुंह धोने के लिए आप बाथरूम का पानी यूज करेंगे या आप कोई गंदा पानी यूज करेंगे तो आपकी तो वाट लग जाएगी। जी। तो बस भैया यही चल रहा है। तो आप ये अब बताइए ये कि आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आपकी वाट लग जाएगी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप जो है अपनी डॉक्टर की जो सेवा है उसको सिर्फ इंदौर तक ही सीमित रखे हैं कि आपका कहीं और भी नर्सिंग होम या क्लिनिक है मध्य प्रदेश? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा जो हॉस्पिटल है वो पीतमपुर में है, जी। इंदौर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया में। जी लेकिन मैंने मेरी जो सर्विसेज है वो ऑल ओवर इंडिया दे रखी है। जी मेरे से कोई भी इस नंबर पे फोन करके कुछ भी मेरे से जानकारी ले सकता है, नंबर 1। जी दूसरा, मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, लेकी आईटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी। जी तो मैं जो हूँ वो लोगों को, आई हॉस्पिटल्स को और जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स है इनको मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जी और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनाकर देता हूँ। अच्छा अभी मेरे 27 राज्यों में काम है। जी इसके अलावा नाइजीरिया, घाना, अपना यूएई, जी उसमें दुबई और शारजाह, जी अजमान, सब जी। जगह मेरे सॉफ्टवेयर तो लगे हुए लेकी हैं। साहब आपका यहाँ दिल्ली बेस्ड कोई ऑफिस है? नहीं, मेरा ऑफिस इंदौर में है। इंदौर में? अच्छा मेरा दिल्ली में ऑफिस एक है जो मैंने मेरी कंपनी को टेक ओवर कराया था, एलिया इंटरनेशनल को। जी तो मेरी कंपनी का काम अभी देखती है एलिया इंटरनेशनल, जी और जो एलिया इंटरनेशनल है उसका दिल्ली में तो नहीं है लेकिन फरीदाबाद में उनका ऑफिस है, जिसमें उन्होंने 2500 करीब करीब उनके एम्प्लॉय हैं जी और वो मेरा सब कुछ देखते हैं, जी पूरा काम। जी और पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम है जी क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनाता हूँ। जी पेशेंट का सारा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बनता है। जी तो वो काम मैंने किया है लाइफ में। मेरे अपनी जिंदगी के 30 साल लगाए हैं जी ये सॉफ्टवेयर बनाने में। जी और मेरा सॉफ्टवेयर अभी पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर अंदर जो है चलता है। जी। तो बस छोटा सा काम है। अच्छा लेकी साहब, अब मैं आपसे ये जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी
ब्लैक फंगस और कोरोना को लेके, और जिस तरह से जो है कारपोरेट जगत के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो महामारी का जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मरीजों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।